मेरी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की अभ्यास सागर पुस्तक के पाठ 2 असल धन में तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। आइए प्रश्न 1 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं। अब इन वाक्यों में मोटे काले शब्दों को दी गई श्रेणियों में विभाजित करके लिखिए। 2 श्रेणियां हैं यहाँ पर, तत्सम और तद्भव। इनका विभाजन करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द। पाठ्यक्रम के आधार पर हम यहाँ पर इस पाठ में केवल तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में भी उसी रूप में होता है जिस रूप में संस्कृत में किया जाता है। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? देखिए, जो शब्द संस्कृत भाषा से बदलकर हिंदी में आए हों उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब प्रश्न 1 में देखते हैं कि इन वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को दी गई 2 श्रेणियों में हम विभाजित करते हैं। पहली श्रेणी है तत्सम में। अब तत्सम शब्दों में हम किस किस शब्द को लिखेंगे? देखिए, आश्चर्य, दोष, कर्मों। और तद्भव में दुख, आँखों, गांव और कान। अब दुख देखिए, कई स्थानों पर आपको दु के बाद विसर्ग चिन्ह अंकित दिखाई देता है और इस प्रकार दुख लिखा हुआ भी दिखाई देता है। तो दुख के दु के बाद जब विसर्ग चिन्ह होता है इसका अर्थ होता है कि वह उसका तत्सम रूप है। और अब यहाँ पर ये बिना विसर्ग के है तो इसलिए हमने इसे तद्भव रूप में लिया। आँख का तत्सम रूप अक्षी होता है और गांव का तत्सम रूप ग्राम होता है और कान का तत्सम रूप कर्ण होता है। इसलिए इन शब्दों को हमने तद्भव श्रेणी में विभाजित किया है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्द समूहों में तत्सम शब्दों पर घेरा लगाइए। क भाग में हम मयूर पर घेरा लगाएंगे। मयूर का तद्भव रूप होता है मोर। और उसके बाद है ख भाग में जिह्वा पर घेरा लगाएंगे। जिह्वा का तद्भव रूप होता है जीभ। और ग भाग में सूर्य पर घेरा लगाएंगे। इसका तद्भव रूप सूरज होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्द समूहों में तद्भव शब्दों पर घेरा लगाइए। क भाग में देखिए, हम काठ पर घेरा लगाएंगे। काठ शब्द तद्भव है और इसका तत्सम रूप होता है काष्ठ। काठ यानी लकड़ी। जैसे हम कहते हैं कि यह दरवाज़ा काठ का बना हुआ है, यानी लकड़ी का बना हुआ है। उसके बाद ख भाग में दुख और दही शब्द पर हम घेरा लगाएंगे। दुख शब्द, जैसा कि मैंने प्रश्न 1 में आपको बताया है कि अगर यहाँ पर दु के बाद विसर्ग चिन्ह होते तो यहाँ पर ये तत्सम रूप होता, परंतु ऐसा नहीं है, इसलिए हमने इसे तद्भव शब्द मानकर इस पर घेरा लगाया है। और दही का तत्सम रूप दधी होता है। ग भाग में हम मोर पर घेरा लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में क भाग में आपने देखा होगा कि हमने मयूर पर घेरा लगाया, वो मोर का ही तत्सम रूप है। प्रश्न नंबर 4, खंड क में हमें तत्सम शब्द दिए हैं और खंड ख में उन्हीं तत्सम शब्दों के तद्भव रूप दिए गए हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न को भी उसके साथ तत्सम के रूप को तद्भव के साथ मिलान करते हुए इस प्रश्न को भी पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए।
अब प्रत्येक भाग के समक्ष देखिए यहाँ पर कोष्ठक में दो दो शब्द दिए गए हैं। एक शब्द है तत्सम रूप और दूसरा शब्द है तद्भव रूप में। अब हम पहला वाक्य देखिए क्या दिया गया है, मेरे पाँव में डैश चुभ गया। अब चुभ गया वाक्य में यहाँ पर रिक्त स्थान के बाद का भाग जो है वो तद्भव रूप में है। तो इसी प्रकार हम यहाँ से तत्सम और तद्भव शब्दों में से तद्भव रूप को उठाते हुए इस वाक्य को पूरा करेंगे कि मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। इसी प्रकार देखिए ग भाग में आइए। ग भाग में वाक्य को पढ़िए, वे कल रिक्त स्थान दिया गया है प्रवेश करेंगे। कोष्ठक में दो शब्द हैं, घर और गृह। हम गृह शब्द उठाकर वाक्य को पूरा करेंगे। कारण क्या है देखिए कि प्रवेश शब्द भी यहाँ पर तत्सम है, इसलिए हम यहाँ पर तत्सम शब्द उठाकर इस वाक्य को पूरा करेंगे। और इसी प्रकार घ भाग में देखिए रावण के बाद रिक्त स्थान दिया है सिर थे। अब यहाँ पर हम 10 शब्द उठाकर और यहाँ पर वाक्य को पूरा करेंगे और सिर की जगह यदि हमें शीश दिया होता तो यहाँ पर हम 10 उठाते। अंतिम भाग में देखिए भगवान को रिक्त स्थान दिया है स्नान कराओ। स्नान शब्द तत्सम रूप है, इसलिए हमने कोष्ठक में से दुग्ध शब्द को उठाया और इस वाक्य को पूरा किया। प्रश्न नंबर 6 में हमें यहाँ पर 5 चित्र दिए गए हैं। उन्हीं चित्रों के तत्सम रूप लिखने हैं और उन्हीं तत्सम रूप का हमें तद्भव रूप भी लिखना है। जैसे क भाग में हमें नाक का चित्र दिखाई दे रहा है, तो नाक का तत्सम रूप क्या होता है, नासिका। इसी प्रकार प्रत्येक चित्र का यहाँ पर हम तत्सम रूप लिखते हुए और उसका तद्भव रूप भी लिखेंगे और इस प्रकार इस प्रश्न को पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, नीचे स्तंभ क में विराम चिन्ह दिए हैं और स्तंभ ख में उनके नाम दिए गए हैं। रेखा खींचकर विराम चिन्हों को उनके नाम से मिलाइए। अब देखिए हम रेखा खींचने की बजाय यहाँ पर नंबर लिखते हुए 1 2 3 इस प्रकार यहाँ पर नंबरिंग करते हुए हम स्तंभ ख से उसका मिलान करेंगे। यहाँ पर स्तंभ क में विराम चिन्ह दिए गए हैं। देखिए विराम चिन्ह के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में समझाया था कि किस विराम चिन्ह का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम फिर से इसकी दोहराई करते हुए इसका अभ्यास करते हैं कि पहला चिन्ह यहाँ पर दिया गया है निर्देशक चिन्ह, उसके बाद है अल्प विराम, आगे है दोहरा उद्धरण चिन्ह, उसके बाद है प्रश्नसूचक चिन्ह, आगे पूर्ण विराम, उसके बाद है एकल उद्धरण चिन्ह, आगे है अर्धविराम और उसके बाद है योजक चिन्ह। देखिए सबसे पहले नंबर पर हमें निर्देशक चिन्ह दिया है और उसके बाद ये अभी हमने योजक चिन्ह के बारे में देखा। तो निर्देशक और योजक चिन्ह में अंतर केवल इतना है कि निर्देशक चिन्ह यहाँ पर देखिए देखने में लंबा दिखाई दे रहा है और योजक चिन्ह यहाँ पर छोटा है, परंतु इनका विस्तार पूर्वक जब मैंने वर्णन किया था तो वहाँ पर इनका कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है उसके बारे में अंतर भी बताया था। अंतिम चिन्ह यहाँ पर दिया है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इस प्रकार इन चिन्हों के बारे में जानते हुए और उनके सामने स्तंभ ख से इसका मिलान करते हुए इस प्रश्न को हम पूरा करेंगे। प्रश्न 8, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 8 पूरे तरीके से प्रश्न नंबर 7 पर आधारित है। जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 7 में योजक चिन्ह यानी विराम चिन्हों के बारे में यहाँ पर पढ़ा और उनके सामने ही उनके नाम लिखे, तो उसी आधार पर यह प्रश्न है। हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं।
अब इसमें है के बाद यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है और इसको हम विराम चिन्ह के नीचे अंकित करेंगे और नाम वाले कॉलम में उसका नाम लिखेंगे। जैसे ख भाग में भी देखिए, हमें पता है कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। केबल को हमने एकल उद्धरण चिन्ह में लिया है और टी के बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है और वी के बाद भी लाघव चिन्ह, यानी जहाँ पर हमें किसी शब्द को संक्षेप रूप में लिखना होता है वहाँ पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, टीवी यानी टेलीविज़न। तो इसी प्रकार इन विराम चिन्हों के नाम लिखते हुए हम यहाँ पर इस प्रश्न को पूरा करेंगे। प्रश्न 9, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क भाग दिया है, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं के बाद हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। आगे है, मैं चिल्लाया के बाद अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, यह कूड़ा किसने फेंका है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद करेंगे। ग भाग में, आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब को एकल उद्धरण में लेंगे क्योंकि यह उनकी रचना है और पढ़ी के बाद पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। बच्चों, विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या कर रहे हो के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह। और अगला भाग है, कचरा इधर उधर मत फेंको, इधर उधर में योजक चिन्ह लगाएंगे और फेंको के बाद पूर्ण विराम। अरे बाप रे, हैरानी प्रकट कर रही हैं, तो इसलिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे और इतना बड़ा हाथी के बाद पूर्ण विराम। और प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बहुत ही सरल गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे। प्रश्न 11 में भी विराम चिन्ह का प्रयोग करना है हमें। देखिए, मुरली वाला बोला, उसके बाद अल्प विराम लगाएंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचें, पर ग्राहक यही समझते हैं के बाद अल्प विराम। दुकानदार मुझे लूट रहा है, अर्ध विराम चिन्ह लगाएंगे। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, अल्प विराम। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है के बाद पूर्ण विराम चिन्ह। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते, पूर्ण विराम। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, अल्प विराम, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं के बाद पूर्ण विराम चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह को बंद करेंगे। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अनुस्वार के बारे में पाठ 1 में विस्तार से हमने पढ़ा था, अर्थात अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है और शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में इसे लगाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करते हुए प्रश्न नंबर 12 को पूरा करेंगे। प्रश्न 13 में र के उचित रूप का प्रयोग करेंगे। अब पाठ 1 में भी इसके बारे में हमने पढ़ा था कि रेफ कहाँ लगाते हैं, यानी जब र स्वर के बिना हो और इसे हम शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं। जैसे शब्द है, नीचे से ही ले लेते हैं, आश्चर्य। आश्चर्य, अब देखिए यहाँ र स्वर के बिना है, यानी र ह्रस्व है, र की आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, इसलिए हम र को शिरोरेखा के ऊपर लगाएंगे। और पदेन कहाँ लगाते हैं, जहाँ र स्वर सहित हो लेकिन
उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो। यानी अब देखिए, हम प्रसाद शब्द लेते हैं। प्रसाद, प्रसाद में प जो है वो स्वर के बिना है, प ह्रस्व है, इसीलिए हमने यहाँ पर र का प्रयोग पदेन के रूप में यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार इसका प्रयोग करते हुए आप प्रश्न नंबर 13 को पूरा करेंगे। प्रश्न नंबर 14 में हमें नुक्ता लगाना है। आपको पता है कि ज़ और फ उर्दू की ध्वनियाँ हैं। ज़ और फ के नीचे हम एक बिंदु के रूप में इसे लगाते हैं और इससे शब्द का अर्थ बदल जाता है, जैसा कि हमने पाठ 1 में इसके बारे में पढ़ा था। तो इसी प्रकार ज़ और फ के नीचे नुक्ता लगाते हुए प्रश्न नंबर 14 को पूरा करेंगे। प्रश्न 15 व 16 में मुहावरे दिए गए हैं। इनका अर्थ लिखते हुए हमें वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बारे में कार्यपत्रक 1 जो मैंने दिया था उसमें भी इसका हमने अभ्यास किया था। तो इसी के आधार पर हम इससे प्रश्न नंबर 15 व 16 को पूरा करते हुए इस पाठ को हम पूरा करेंगे। प्रश्न 17, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। अब संज्ञा के भेदों के बारे में आप कक्षा 3 से लेकर अब तक पढ़ते आए हैं कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यानी जो शब्द हमें किसी जाति का बोध कराते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में लेंगे, और जिनसे हमें किसी भाव का पता चलता है तो वो भाववाचक में, और जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी देता है या फिर हमें किसी स्थान का, व्यक्ति का बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब देखिए, किसान शब्द है यानी पूरी जाति के लिए संबोधित किया जाता है इसे, तो यहाँ पर हम इसे जातिवाचक में लेंगे। और भिखारी भी पूरी जाति का बोध कराता है तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। धुलाई यानी धोने का भाव है यहाँ पर, इसलिए हम इसे भाववाचक संज्ञा में लेंगे। महाभारत ये एक ग्रंथ है तो इसलिए हम इसे व्यक्तिवाचक में लेंगे। और प्रेमचंद नाम है तो हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। दुकान पूरी जाति का बोध करा रही है तो इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा में लेंगे। शत्रुता ये भी भाव है, जैसे मित्रता का भाव होता है और शत्रुता का भाव होता है, तो हम इसे भाववाचक संज्ञा में लेंगे। शिमला एक स्थान का नाम है जिसके कारण हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। और विद्यार्थी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं तो इस प्रकार यहाँ पर इसे हम जातिवाचक संज्ञा में लेंगे। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 1 से लेकर 17 तक इस पाठ को पूरा करेंगे और प्रश्न नंबर 18 हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।